नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंडों में से आदिकाल, सीमांकन और नामकरण इन दोनों दृष्टियों से सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। आदिकालीन काव्य भाषा और प्रवृत्ति दोनों ही दृष्टियों से वैविध्यपूर्ण है। इन काव्यों में धार्मिक, श्रृंगारिक, वीर रस प्रधान आदि कई प्रवृत्तियां एक साथ दिखाई पड़ती हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला धर्माश्रित काव्य तथा दूसरा राज्याश्रित काव्य। धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन कवियों की रचनाएं यथा जैन रास काव्य, फागु काव्य, चतुष्पदी काव्य तथा संत कवियों के पद आते हैं, जबकि राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत ऐतिहासिक रासो ग्रंथों की प्रधानता है। यहाँ मैं संक्षेप में बता दूं कि रास शब्द नृत्य, गीत और अभिनय से संपृक्त मनोभावना को अभिव्यक्त करता है। साथ ही रास काव्य में दूसरे प्रकार की रचना उपदेश पर आधारित है, जिसका प्रयोग जैन कवियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया। वहीं फागु का संबंध फागुन महीने से है। फागु काव्यों में बसंत ऋतु के मनोहारी सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है। जनसाधारण में फागु गीतों की लोकप्रियता को देखकर ही जैन कवियों ने उनको परिष्कृत कर अपने उपदेशों के प्रचार का माध्यम बनाया। वहीं चतुष्पदी काव्य में चमत्कारपूर्ण या अलौकिक घटनाओं को आधार बनाकर इनके माध्यम से भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। धर्माश्रित काव्य की प्रवृत्तियों पर निम्न रूप में विचार किया जा सकता है। पहली प्रवृत्ति है लोक भाषा का ग्रहण। अधिकांश जैन कवियों ने अपने धर्म के महापुरुषों एवं तीर्थंकरों के चरितगान तथा उनके सिद्धांतों के प्रचार की भावना से प्रेरित होकर काव्य की रचना की। उन्होंने अनुभव किया कि अपनी धारणाओं एवं उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा का ग्रहण अति आवश्यक है। वस्तुतः हिंदी से पहले प्राकृत एवं अपभ्रंश में भी सर्वप्रथम काव्य रचना का सूत्रपात बौद्ध एवं जैन धर्म के उपदेशकों ने ही किया। स्वयंभू, राम सिंह, पुष्पदंत, धनपाल आदि प्रसिद्ध जैन कवियों की रचनाओं में लोक भाषा के अनेक काव्य रूपों का परिचय मिलता है। इन रचनाओं के अध्ययन से हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझने में आसानी होती है और साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझ पाने में हम समर्थ होते हैं। जैन कवियों की तरह संत कवियों ने भी अपनी धार्मिक क्रांति के लिए लोक भाषा यथा मराठी आदि को ही माध्यम बनाया। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों की भाषा भी पूर्वी प्रयोग मिश्रित अपभ्रंश है। विद्यापति के ग्रंथों कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ठ कहा है। इसमें मैथिली प्रयोग भी मिलते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने 2 प्रकार की भाषाओं की चर्चा की है। एक तो वह परिनिष्ठित अपभ्रंश जिसका उन्होंने व्याकरण काव्यानुशासन स्वयं लिखा है और जो अपभ्रंश के अधिकांश जैन कवियों और आचार्यों की रचनाओं में व्यवहार में आई है। दूसरी श्रेणी की भाषा को उन्होंने ग्राम्य कहा है। इसमें बौद्धों के पद और दोहे, प्राकृत पैंगलम के अधिकांश पद, संदेश रासक आदि रचनाएं लिखी गई हैं। वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर आधुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। दूसरी प्रवृत्ति है बहुप्रचलित काव्य रूपों एवं शैलियों का प्रयोग।
इस काल में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध, नाथ सिद्धों तथा जैन मुनियों की उपदेश मूलक या हठयोग की महिमा का प्रचार करने वाली रहस्य मूलक रचनाएं मिलती हैं। जैनियों और संतों ने संस्कृत के प्रतिष्ठित काव्य रूपों, महाकाव्य आदि को विशेष महत्व न देकर उन काव्य रूपों और शैलियों को ही अपनाया जो जनता में बहुप्रचलित थी। विभिन्न पर्वों, उत्सवों के अवसर पर रास, फागु गान की परंपराएं समाज में पहले से ही प्रतिष्ठित थीं। जैन कवियों ने इन्हीं परंपराओं को ग्रहण कर उन्हें साहित्यिक रूप प्रदान किया। संत कवियों ने भी सिद्धों और नाथ पंथियों द्वारा विकसित शैली को अपनाया। भाषा शैली की दृष्टि से इन कवियों ने प्रायः सरलता एवं स्वाभाविकता का परिचय दिया है। तीसरी प्रवृत्ति है विभिन्न रचना पद्धतियों का प्रयोग। जैन कवियों ने जहाँ प्रबंधात्मक शैली को अधिक महत्व दिया, वहाँ संत कवियों ने मुक्तक गीत शैली को। प्रबंध के क्षेत्र में जैन कवियों ने संस्कृत, प्राकृत की पद्धतियों का अनुगमन न कर लोक साहित्य की शैलियों के आधार पर नए प्रयोग किए। इसी कारण रास काव्य, फागु काव्य, चतुष्पदी काव्य आदि में से किसी का भी रूप विधान स्थिर एवं निश्चित प्रतीत नहीं होता। एक ही नाम के काव्य रूपों के अंतर्गत कई कवियों ने विभिन्न प्रकार की रचना पद्धतियों का प्रयोग किया है। आकार प्रकार की दृष्टि से इनकी रचनाएं प्रायः लघु हैं। चौथी प्रवृत्ति है विषय वस्तु में सरसता का समावेश। जैन रास काव्यों में विभिन्न तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, जैन साधकों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके आदर्श क्रियाकलापों आदि का सजीव वर्णन हुआ है। फागु काव्यों में धार्मिक आवरण नाम मात्र को ही रह गया है, अन्यथा उनमें प्रकृति के उद्दीपक रूप, बसंत के सौंदर्य एवं नायक नायिकाओं की प्रेम चेष्टाओं का उन्मुक्त चित्रण हुआ है। इसी प्रकार चतुष्पदी अथवा चौपई रचनाओं में भी विविध प्रसंगों के अंतर्गत प्रेम और विरह की अनुभूतियों की व्यंजना सहज स्वाभाविक रूप में हुई है। अनेक रचनाओं में 12 मासा शैली का उपयोग करते हुए विभिन्न ऋतुओं का प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। व्यावहारिक जीवन में विरक्त होते हुए भी जैन कवियों ने अपने काव्य में प्राकृतिक दृश्यों, विभिन्न ऋतुओं, पर्वों एवं उत्सवों आदि का सरस सजीव चित्र अंकित किया है। पांचवी प्रवृत्ति है विशिष्ट जीवन दर्शन। धार्मिक विचारों एवं आध्यात्मिकता से प्रेरित होते हुए भी इस वर्ग का काव्य दार्शनिक जटिलता एवं शुष्कता से मुक्त है। यहाँ जैन कवियों ने अपने काव्य में सत्य, अहिंसा, त्याग, संयम, तपस्या एवं वैराग्य का प्रतिपादन किया है, तो संत कवियों ने अद्वैत भावना, निर्गुणोपासना, रहस्य साधना एवं आत्मानुभूति की अभिव्यंजना पर अधिक बल दिया है। इस दृष्टि से धर्माश्रित वर्ग के संपूर्ण काव्य में सामान्यतः शांत रस की प्रमुखता स्वीकार की जा सकती है। फिर भी जैन कवियों ने अपनी रचनाओं में सरसता की अभिवृद्धि हेतु शांत रस की पृष्ठभूमि में रसराज श्रृंगार के विभिन्न अवयवों, प्रकृति के उद्दीपक दृश्यों तथा नारी सौंदर्य का सुंदर निरूपण किया है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त करुण, वीर, अद्भुत रसों की नियोजना भी विविध प्रसंगों में हुई है। इन रचनाओं ने परवर्ती भक्त कवियों के लिए क्षेत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए इन रचनाओं का साहित्य के इतिहास में अत्यधिक महत्व है।
संत कवियों में परंपरागत धार्मिक विचारों या मत विशेष के प्रचार की अपेक्षा आत्मानुभूति के प्रकाशन की प्रवृत्ति अधिक है। इसका कारण यह है कि संत नूतन धार्मिक चेतना से अनुप्राणित थे और दूसरा यह कि उनका आराध्य निर्गुण था। अतः उनमें बाह्य प्रकृति, लौकिक चरित्र एवं स्थूल इतिवृत्त की अपेक्षा सूक्ष्म विचारों एवं भावों की प्रमुखता का होना स्वाभाविक था। इस प्रकार इस काल का धर्माश्रित काव्य धार्मिक आस्थाओं, दार्शनिक मान्यताओं एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों से अनुप्राणित होता हुआ भी लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के बहुरंगी चित्रों एवं उल्लासपूर्ण भावों से शून्य नहीं है। अब हम बात करेंगे राजाश्रित काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर, जिसमें पहली प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों की प्रधानता। 12वीं-13वीं शती के लगभग राज दरबारों में हिंदी का प्रवेश हुआ। कदाचित जैन कवियों के रास काव्यों की लोकप्रियता को देखकर ही राजाश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं या उनके पूर्वजों के जीवन चरित्र को लेकर ऐतिहासिक रासो काव्य लिखने की प्रेरणा प्राप्त की। इस काल में रचित रासो काव्य खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वीर गाथात्मक काव्यों में सर्वप्रधान पृथ्वीराज रासो में उत्तर भारत के प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गौरवमय चरित्र का वर्णन करते हुए चंद बरदाई ने उन्हें एक पराक्रमी, उत्साही एवं महान योद्धा के रूप में चित्रित किया है। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों में भी यह वीरता का स्वर ध्वनित होता है। खुमान रासों में भी 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के विभिन्न युद्धों का प्रसंग है। अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करना ही चारण कवियों की विशेषता थी। तत्कालीन राजाओं में शौर्य एवं वीरता का अभाव भी नहीं था, अतः उनकी वीरता को काव्य का विषय बनाना स्वाभाविक था। दूसरी प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो ग्रंथों के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 7वीं-8वीं शताब्दी से इस देश में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा खूब चली। भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम। कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। संभावनाओं की ओर अधिक रुचि थी, घटनाओं की ओर कम। इस प्रकार इतिहास को कल्पना के हाथों परास्त होना पड़ा। राजा का विवाह, शत्रु विजय, शैल वन विहार, नृत्य, गान, प्रीति, ये सब बातें ही प्रमुख हो उठी हैं। ऐतिहासिक विद्वान के लिए संगति मिलाना कठिन हो जाता है। पृथ्वीराज रासों में तथ्य और कल्पना का अद्भुत संयोग हुआ है। परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो ऐसी ही कृतियां हैं जिनमें ऐतिहासिकता का आधार होते हुए भी उन्हें अर्ध प्रामाणिक ही कहा जाएगा। अति रंजनापूर्ण शैली में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, जिससे इन इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों में कल्पना की बहुलता ही दृष्टिगत होती है। तीसरी प्रवृत्ति है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का वर्णन रासो ग्रंथों का प्रमुख विषय है और यह वर्णन अत्यंत सजीव एवं बिंबग्राही रूप में हुआ है। वह समय आंतरिक कलह एवं
बाह्य आक्रमणों का था। अतः अपने आश्रयदाताओं को युद्ध के लिए प्रेरित करना उस काल के कवियों का प्रमुख कर्तव्य सा बन गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में लिखा है, लड़ने वालों की संख्या कम थी क्योंकि लड़ाई भी जाति विशेष का पेशा मान ली गई थी। लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था, क्योंकि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग हैं। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। इन चारण कवियों ने युद्धों के कारण हेतु किसी न किसी नारी की कल्पना कर ली है, किंतु युद्धों के मूल कारण स्त्री को केवल रमणीय रूप में ही प्रस्तुत नहीं किया गया, उसके चरित्र के आदर्श वीरत्व रूप को भी दर्शाया गया है। जैसे पृथ्वीराज रासों में प्रत्येक विवाह के आगे या पीछे युद्ध का प्रसंग अवश्य आता है, जिसे कवि की सशक्त लेखनी और उदात्त शैली ने सजीव कर दिया है। चौथी प्रवृत्ति है वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण। इन वीर गाथात्मक काव्यों में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण है। वीर रस का तो इतना सुंदर परिपाक कदाचित परवर्ती हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज और चंद की दर्पोक्तियाँ जहाँ सामान्यतः वीर रस की व्यंजना करती हैं, वहाँ संयोगिता का प्रसंग सौंदर्य, प्रेम और विरह की झांकी प्रस्तुत करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, चाहे रूप और शोभा का वर्णन हो, चाहे ऋतु वर्णन की उत्फुल्लता का प्रसंग हो, या युद्ध की भेरी का प्रसंग हो, चंद बरदाई सर्वत्र एक समान अविचलित और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। रूप और सौंदर्य के प्रसंग में उनकी कविता रुकना ही नहीं जानती। इसी प्रकार दलपति विजय रचित खुमान रासों में भी युद्ध, विवाह, नायिका भेद आदि के विस्तृत विवरण हैं। अन्य रासो ग्रंथों के समान इसमें भी श्रृंगार और वीर दोनों रस प्रधान रहे हैं। परमाल रासों में भी राष्ट्रीय संवेदना और वीर भावना की पृष्ठभूमि में वैयक्तिक वीरता, स्वाभिमान, दर्प और साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। पांचवी प्रवृत्ति है भाषा के विविध रूप। रासो ग्रंथों में भाषा के दो रूप प्रधान मिलते हैं, अपभ्रंश और अपभ्रंश प्रभावित डिंगल और पिंगल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, डिंगल अपभ्रंश के योग से बनी हुई राजस्थानी भाषा का साहित्यिक नाम था। डिंगल के तौल पर राजस्थानी कवियों ने एक और शब्द गढ़ लिया था, जिसका नाम है पिंगल। प्रादेशिक बोलियों के साथ मध्य देशीय भाषा का मिश्रण होने से एक प्रकार की सर्व भारतीय भाषा बनी, जिसे हिंदी में ब्रज भाषा या केवल भाषा कहते थे। इसी श्रेणी की भाषा को राजस्थानी कवि पिंगल कहा करते थे। डिंगल वस्तुतः राजस्थानी चारणों की राजस्तुति और वीर दर्पोक्तियों को वहन कराने वाली भाषा का नाम है। पिंगल छंद शास्त्र के रचयिता का नाम है और इसीलिए उस काल की परिष्कृत भाषा का नाम पिंगल दे दिया गया है। युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम के सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है।
वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो शौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और उससे कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा थी। बीसलदेव रासो की भाषा भी परिनिष्ठित अपभ्रंश है। इसमें गुजराती, राजस्थानी अपभ्रंश और ब्रज भाषा, इन चारों भाषाओं के शब्दों के रूप मिल जाते हैं। छठी प्रवृत्ति है विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है और न पूर्ववर्ती साहित्य में। दोहा, गाथा, तोमर, आर्या, रोला, कुंडलिया आदि विविध छंदों का प्रयोग काव्यों में दर्शनीय है। पृथ्वीराज रासो में छंदों का परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है, परंतु कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आई है। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। आचार्य द्विवेदी ने छंदों के भावानुकूल प्रयोग के संबंध में लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। रासो ग्रंथों में अलंकारों का भी स्वाभाविक समावेश हुआ है। अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए चारण कवियों ने अलंकारों का सहारा लिया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन रासो ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में प्रायः सभी अलंकार ढूंढने से मिल जाते हैं, तथापि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियां तदयुगीन परिस्थितियों की देन है। भाव व्यंजना, कथा प्रसंगों की योजना, रस योजना आदि कई दृष्टियों से आदिकालीन काव्य अनुपम उपलब्धि है। धन्यवाद।